आने वाले 5 मिनट के अंदर आपको एक MST-CET का टॉपिक समझाया जाएगा और उस टॉपिक के ऊपर हम 10 MCQ सॉल्व करके देखेंगे। एंड ऐसा किया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी 90 अबव परसेंटाइल लाने से रोक सकता है MST-CET 2021 के अंदर। ओके, सो अगर गाइज आपको है कुछ सीखना तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। हियर वी लर्न बायोलॉजी इन सिंपल वे। आप सभी को पता है कि बायो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए डिफरेंट वीडियोस लाते रहते हैं, वीडियो सीरीज लाते रहते हैं। और हमने गाइज रैप सॉन्ग भी बनाया है चैप्टर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के ऊपर। मतलब तीनों चैप्टर के ऊपर रैप सॉन्ग, मतलब सॉन्ग सुन के। पहले कैसा था कि टीचर जो थे वो बोलते थे कि आपको सॉन्ग कैसे जल्दी याद रख रहते हैं, वैसे पढ़ाई क्यों नहीं रहती। लेकिन अभी उनको ऐसा बोलने का जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी हमने पढ़ाई के ऊपर ही सॉन्ग बना दिया है। या फिर आपको बोलने का जरूरत नहीं है कि सॉन्ग बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। ठीक है, तो वो जाके आप देख सकते हो। तो आपके तीनों चैप्टर विद इन मैं बोल सकता हूँ 10 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर आपके रिवाइज हो जाएंगे। और अगर ये सॉन्ग्स आपने 2-3 बार अगर सुने तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि चैप्टर में क्या है वो आप इजीली बता पाओगे। डिफरेंट ऊपर के जो टॉपिक्स नेम है वो आप इजीली बता पाओगे कि नहीं, चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर ये यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है तो यहाँ पे ये लास्ट वाला टॉपिक है। ठीक है, सब बता पाओगे। ऐसा गाइज हमने वो इंटरेस्टिंग सॉन्ग को बनाया है। उसके साथ ही साथ हमने डायग्राम्स को शॉर्टली ड्रॉ करने के लिए शॉर्ट जो वीडियोस है, शॉर्ट ट्रिक्स, वो भी बनाए हैं। ओके, उसके साथ साथ वन शॉट वीडियो लेक्चर्स, उसके साथ साथ 3D लर्निंग एंड डिफरेंट ऑर्डर आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो दिख जाएगा। तो गाइज आज हम देखेंगे MST-CET क्लास 12 बायोलॉजी का बेसिक वीडियो सीरीज, जिसके अंदर हमें चैप्टर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड की जो वीडियोस है हमारे वो हो चुके हैं पूरे। और जो फोर्थ चैप्टर है जो कि आज हम देखेंगे, और इसका ये 6th नंबर का लास्ट पार्ट है। मतलब आज हमारा ये चैप्टर 4 भी खत्म हो गया समझो। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये इसका चैप्टर नंबर 4 का नाम है। चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आप वहां से जाके आप उसको देख सकते हो। तो गाइज अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मेक श्योर जो बेल आइकन है वो हिट होना चाहिए, बिकॉज ये आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता है जब भी हम फ्यूचर में रिलेटेड टू बायोलॉजी वीडियोस डालेंगे, MST-CET से रिलेटेड वीडियो डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो सकते हो, जिसके अंदर नियर अबाउट 6000 स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइंड है। एंड ये बायो स्टडी विद निखिल यहाँ पे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कोई डाउट है, कोई क्यूरीज है, या फिर मुझसे बात करना चाहते हो तो फिर आप यहाँ पे मैसेज करो। मैं डेफिनेटली आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा, रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो गाइज ये जो वीडियोस हम देख रहे हैं MST-CET के 2021 के लिए भी है, 2022 और आने वाले आगे के बैच के लिए भी है। बिकॉज ऐसा कंटेंट जो वीडियो का बना है हम, जो कि सालों साल चलेगा। ओके, तो चलिए गाइज देखते हैं हमारा टॉपिक जो चैप्टर नंबर 4 के अंदर पार्ट नंबर 6 के अंदर है। सो क्या है, जीनोमिक्स एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ये क्या है, किसको बोलते हैं जीनोमिक्स एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीनोम। जीनोम का मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जीनोम मतलब क्या कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जीनोम का मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसकी स्टडी करना, उसको हम बोलेंगे जीनोमिक्स। एंड देयर इंफॉर्मेशन कंटेंट एंड द जीन प्रोडक्ट्स दे एनकोड, मतलब उनके अंदर की इंफॉर्मेशन और कौन सा जीन का प्रोडक्ट वो एनकोड करते हैं, वो सभी की स्टडी करना मतलब होता है जीनोमिक्स। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीनोम्स, देयर इंफॉर्मेशन कंटेंट एंड द जीन प्रोडक्ट्स दे इनकोड इज नोन एज जीनोमिक्स। एंड सेकंड होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, HGP बोलते हैं। HGP ये क्या होता है? मेगा प्रोजेक्ट। ये क्या है, एक बड़ा प्रोजेक्ट था। ठीक है, एक मेगा प्रोजेक्ट था HGP। एंड इन्वॉल्व इन द स्टडी ऑफ जीन्स एंड जीनोम्स बाय द DNA सीक्वेंसिंग। ओके, जीन्स की स्टडी करते हैं, जीनोम्स की स्टडी करते हैं। जीन क्या है, तो छोटा सा सेगमेंट ऑफ DNA, उसको हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। और जीनोम्स तो हमें अभी देख लिया। ओके, एंड रिलेटेड उसके एनालिसिस की स्टडी करना, उसको ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर वो किया था। और ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 1990 के अंदर, 1990 के अंदर। और ये US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने इसको इनिशिएट किया था, मतलब शुरुआत की थी। ठीक है, कब की थी? 1990 के अंदर। कौन सा प्रोजेक्ट? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसको हम HGP बोलते हैं शॉर्ट में। एंड ओवर 12 कंट्रीज, मतलब 12 कंट्रीज जो थी वो यहाँ पे पार्टिसिपेट थी ये जीनोम रिसर्च प्रोग्राम के अंदर। मतलब HGP के अंदर, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर कितने कंट्रीज इन्वॉल्व थी? 12 कंट्रीज। एंड इट वाज कंप्लीटेड इन 2003, और ये 2003 के अंदर कंप्लीट हो गया। कब स्टार्ट हो गया? 1990 के अंदर, और कंप्लीट कब हो गया? 2003 के अंदर। ओके, ध्यान में रखना। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव, और इनके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे कि वेयर टू जनरेट अ डिटेल मैप ऑफ द ह्यूमन जीनोम। इसका यही कहना था कि HGP का जो क्या था, ये इसलिए कि ह्यूमन जीनोम का हम डिटेल मैप बना पाए।
डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑल जीन्स इन ह्यूमन जीनोम। सीक्वेंस जो जीन्स का वो नंबर कितने होते हैं जीन्स नंबर में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ह्यूमन के अंदर ह्यूमन जीनोम के अंदर उसका सीक्वेंस कैसा होता है ये सभी की स्टडी करना एंड स्टडी ऑफ रिलेवेंस ऑफ द ह्यूमन जीनोम विद द अदर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद हम ह्यूमन जीनोम का जो जरा रहेगा उसका अदर ऑर्गेनिज्म के जीनोम के साथ हम क्या करेंगे उसका रिलेवेंस करेंगे उसको कंपेयर करेंगे और देखेंगे क्या डिफरेंस होता है क्या नहीं। और ऐसा ये ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के और इसके अंदर 12 कंट्रीज इन्वॉल्व थी एंड ये 2003 के अंदर एंड हो गया और 1990 के अंदर ये शुरुआत हुआ था ये हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो यह है अबाउट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ध्यान में रखना। देन उसके बाद ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ओके, कौन सी है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड जीनोमिक्स। सो क्या होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? आपको पता है कि हमारे अर्थ के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म है मतलब ह्यूमन बींग्स है उनके जो फिंगरप्रिंट है वो किसी से मैच नहीं होते, हर किसी को एक यूनिक फिंगरप्रिंट है। ओके, और उस यूनिक फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस को सॉल्व करने के लिए। कोई अगर मर्डर हुआ है तो वहां पे कौन मौजूद था ये हम देख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई कहता है कि ये हमारा बच्चा है, अगर आपको देखना है कि सच में वो उसका बच्चा है कि नहीं तो आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हो, तब उस समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट हमारे कामों के अंदर हम मदद होती है हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। ओके, और ये डीएनए फिंगरप्रिंट हर किसी के क्या जो होते हैं अलग अलग होते हैं, यूनिक होते हैं हर किसी के। टेक्निक यूज्ड टू आइडेंटिफाई पर्सन बेस्ड ऑन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट इन हिज और हर डीएनए। तो ये कैसे होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, न्यूक्लियोटाइड आपको पता है पेंटेज शुगर, नाइट्रोजन बेसेस एंड फॉस्फेट ग्रुप से बनता है। ओके, वो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस वो उससे आइडेंटिफाई होता है कि वो डीएनए पर्सन का आइडेंटिफाई होता है। ओके, हिज और हर मतलब वो लड़का हो सकता है या फिर लड़की हो सकता है, मतलब ह्यूमन के अंदर वो मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है। एंड इट वाज फर्स्टली डेवलप बाय, और ये किसने डेवलप किया सबसे पहले? सर एलेक्स जाफरी ने 1984 के अंदर। कब? 1984 के अंदर सर एलेक्स जाफरी। एंड इन्होंने क्या किया? कंपैरिजन बिटवीन द डिफरेंट लेंथ ऑफ वीएनटीआरएस, डिफरेंट लेंथ वीएनटीआरएस। वीएनटीआर मतलब क्या है? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। क्या है? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडर रिपीट, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। ओके, ये क्या है? वीएनटीआरएस जिसको हम बोलते हैं। एंड इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स इज द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड द टेक्निक। और ये जो टेक्निक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसके अंदर एक ही इंपॉर्टेंट होता है वो है वीएनटीआरएस। और ये हर एक जो हमारा पर्सन है उसके अंदर अलग अलग होता है। और ये क्या है? डिफरेंट लेंथ के होते हैं। वीएनटीआरएस क्या होते हैं? डिफरेंट लेंथ के होते हैं। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स हम जिसको बोलते हैं, वेरिएबल नंबर होते हैं इसके। और यही है बेस, मतलब कि डीएनए फिंगरप्रिंट हम डीएनए के फिंगरप्रिंट मैच करके देख सकते हैं या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज ऑफ वीएनटीआरएस। ओके, एंड वेरिएबल न्यूक्लियोटाइड टेंडम रिपीट्स दैट इज वीएनटीआरएस आर शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दैट रिपीट इन ए डीएनए। ये क्या है? ये सिंपल में ये वीएनटीआरएस क्या है? ये शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है वो जो डीएनए के अंदर रिपीट होता है। डीएनए के अंदर रिपीट होता है मतलब अब हुआ उसके बाद अगेन आगे हुआ, ऐसा रिपीट रिपीट होता है। एंड सिंस नो टू इंडिविजुअल्स कैन सेम वीएनटीआरएस, इसीलिए जो वीएनटीआरएस है वो दो इंडिविजुअल के अंदर सेम नहीं हो सकता, इसलिए इसके फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो सकते। एंड इट एक्ट एज द जेनेटिक मार्कर इन अ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और ये क्या है? एक जेनेटिक मार्कर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर। एक्ट एज जेनेटिक मार्कर इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एमएससी का अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्ट एज जेनेटिक मार्कर इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो नीचे दिया गया होगा आपको वीएनटीआरएस या फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उसके बाद या फिर बोला जाएगा डीएनए, ओके, या फिर जीनोम, ऐसा इस तरीके से। तो आंसर क्या होगा? वीएनटीआरएस, जो कि जेनेटिक मार्कर है इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर। उसके बाद यहाँ पे स्टेप्स कौन कौन सी होती है? डीएनए आइसोलेशन होता है, ओके, उसके बाद एम्प्लीफिकेशन, रेस्ट्रिक्शन, डाइजेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, सावधान ब्लॉटिंग, हाइब्रिडाइजेशन एंड फोटोग्राफी, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ यहाँ पे ऊपर ऊपर से देखो। उसके बाद क्या है? इसका एप्लीकेशन है इन सॉल्विंग डिप्यूट केसेस ऑफ द प्रिंटेज, फॉरेंसिक साइंस, स्टडी ऑफ फाइलोजेनी। फाइलोजेनी मतलब कि हम क्या कर सकते हैं उसकी? फाइलोजेनी मतलब कि स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब वो कहाँ से इवॉल्व हुआ है उसकी स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद ये पेरेंटेज मतलब कि क्या, कि कोई बोलता है कि ये मेरा बच्चा है, कोई बोलता है ये मेरा बच्चा है, तो वो किसका बच्चा है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। उसके बाद फॉरेंसिक, फॉरेंसिक के अंदर जब मर्डर होता है तब वहां पे जो फिंगरप्रिंट्स
दिखाई देते हैं मर्डर के जो वहाँ पे जगह है वहाँ पे, तो वो मैच करके हम देख सकते हैं जो जिसके ऊपर हमको शक है उस तरह उस पीपल के साथ, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। तो अभी इसके स्टेप्स देखते हैं। सो स्टेप नंबर है फर्स्ट, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर फर्स्ट स्टेप कौन सी? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। मतलब क्या, हमको डीएनए लेना पड़ता है किसी भी पीपल का, मतलब जो पीपल का हमको डीएनए फिंगरप्रिंट चाहिए, वो पीपल का हमको क्या लेना पड़ता है, पर्सन का हमको लेना पड़ता है डीएनए। और वो डीएनए कहाँ से मिलता है? वो सेल से मिल सकता है, टिश्यू से, टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल, या फिर उसके हेयर से मिल सकता है, स्किन से, ब्लड, या फिर सीमन से भी। ओके, इजैकुलेशन प्रोसेस के बाद जो बाहर निकलता है पेनिस से, होता है सीमन, तो वो सीमन के अंदर भी होता है। अगर सीमन भी मिल गया तो यहाँ से हम डीएनए कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको डीएनए लेना है, ये है पहली स्टेप। उसके बाद सेकंड है रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। मतलब क्या, यहाँ पे क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये क्या है? एक एंजाइम है। ओके, एंडोन्यूक्लियस। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बायोलॉजिकल सीजर बोलते हैं। मतलब कि यह क्या करने का काम करता है? ये काटने का काम करता है किसी भी चीज को ऑर्गेनिज्म के अंदर, इसलिए हमको क्या, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल सीजर। क्या बोलते हैं इसको? बायोलॉजिकल सीजर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इसको हम बायोलॉजिकल सीजर बोलते हैं। एंड ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये क्या करता है? ये डीएनए को जो हमने यहाँ से लिया है उसको काट डालता है, ऐसा काट डालता है। ऐसा है तो यहाँ पे ऐसा कम ज्यादा लेंथ में उसको काट डाल देता है। और वो कम ज्यादा जो लेंथ रहेंगे उसको हम बोलेंगे रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोलेंगे? रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये ध्यान में रखना, ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो जब डीएनए हमको मिला तब हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से उसको काटा और डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के हमको पीस मिल गए, तो उसको हम बोलेंगे रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो अब यहाँ तक आ गए। देन उसके बाद क्या होगा? सेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा। क्या होगा? सेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके अंदर मतलब क्या होगा एग्जैक्टली? जो डीएनए का सैंपल होगा जो कट करके हमने लिया है, वो लोड मतलब कि वो डाला जाएगा, लोडेड किसके ऊपर? एगरिकस जेल। किसके ऊपर? एगरिकस जेल के ऊपर। एंड उसके बाद चार्ज अप्लाई कर देंगे हम, इलेक्ट्रिक चार्ज अप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा? जब डीएनए सैंपल एगरिकस जेल के ऊपर डालेंगे और जब चार्ज अप्लाई करेंगे, तब क्या होगा कि जब जो पॉजिटिवली चार्ज डीएनए होगा वो, सॉरी, जो निगेटिवली चार्ज डीएनए होगा वो पॉजिटिवली चार्ज की तरफ जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज डीएनए होगा वो निगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा। बिकॉज आपको पता है कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब हमने डीएनए सैंपल को एगरिकस जेल पे, जेल के ऊपर रखा, उसके बाद हमने चार्ज अप्लाई किया, और एगरिकस जेल के अंदर दो एंड होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव एंड। तो जो निगेटिव डीएनए था, डीएनए का टुकड़ा, डीएनए का फ्रैगमेंट, वो गया पॉजिटिव एंड तक, और जो पॉजिटिव चार्ज डीएनए का टुकड़ा था वो गया निगेटिव एंड तक, ठीक है। एंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ क्या? बॉन्ड्स। क्या फॉर्म हुआ? रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। हमको क्या मिल गए? बॉन्ड्स मिल गए, ठीक है, बॉन्ड्स मिल गए। तो ये है हमारा थर्ड। एंड उसके बाद जो फोर्थ है वो है साउदर्न ब्लॉटिंग। मतलब हमको बॉन्ड्स अभी मिले हैं, तो फिर बाद में क्या करना? डीएनए फ्रैगमेंट्स आर ट्रांसफर्ड इनटू नायलॉन मेम्ब्रेन या फिर नाइट्रोसेलुलस पेपर के ऊपर हम उसको क्या करते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं, नाइट्रोसेलुलस पेपर या फिर नायलॉन मेम्ब्रेन। ओके, सो ये चार प्रोसेस जो थे हमारे, ये इसको हम डायग्राम में समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? डीएनए को एक्सट्रैक्शन किया सैंपल से, उसके बाद डीएनए प्यूरिफाइड, डीएनए को प्यूरिफाई किया, उसके बाद देखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो कि एंडोन्यूक्लियस है उसने क्या किया? उसको काट दिया, रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन जो हमारा सेकंड प्रोसेस था। उसके बाद देखो डीएनए के डिफरेंट डिफरेंट फ्रैगमेंट्स बन गए। उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस, मतलब क्या किया हमने? चार्ज अप्लाई किया, ये यहाँ पे। सो ये क्या है? एगरिकस जेल है, ठीक है, एगरोस जेल। तो इसके ऊपर हमने जब ऐड किया था तब क्या किया? चार्ज अप्लाई किया इसको, पॉजिटिव निगेटिव। और उसके बाद क्या हुआ? जो निगेटिव चार्ज डीएनए के फ्रैगमेंट थे वो पॉजिटिव एंड की तरफ गए, जो पॉजिटिव चार्ज डीएनए के फ्रैगमेंट थे वो निगेटिव एंड पे गए। एंड वहां पे क्या हुआ? फिर बाद में उसको साउदर्न ब्लॉटिंग, ये प्रोसेस फोर्थ नंबर की, उसको हमने नाइट्रोसेलुलोस पेपर या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं नाइट्रोसेलुलोस पेपर के अंदर उसको डाला। ओके, और उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे देखो, फिर उसने वो सोक कर लिया, ठीक है, क्या कर लिया? उसको सोक डिफरेंटली। मतलब कि यहाँ पे साउदर्न ब्लॉटिंग डीएनए फ्रैगमेंट ट्रांसफर टू नायलॉन मेम्ब्रेन या फिर नाइट्रोसेलुलोस पेपर जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारे बॉन्ड्स बने थे वो पूरे उसके अंदर सोक हो गए, मतलब उसके अंदर चले गए। एंड देन फिफ्थ नंबर में क्या होगा? यहाँ पे होगा कि सिलेक्शन ऑफ डीएनए प्रोब। क्या होगा? सिलेक्शन ऑफ डीएनए प्रोब। मतलब कैसे कैसे होगा सिलेक्शन ऑफ डीएनए प्रोब? वो देखो यहाँ पे है एसएस डीएनए, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इज प्रिपेयर्ड एंड इट इज कॉल्ड एज डीएनए प्रोब। जब हमने ये साउदर्न ब्लॉटिंग के अंदर जो डीएनए फ्रैगमेंट थे उसको नाइट्रोसेलुलोस पेपर के ऊपर डाला, तब हमको क्या मिला? तब हमको मिला यहाँ पे एसएस डीएनए। ओके, एंड ये एसएस डीएनए जो है वो प्रिपेयर हो गया एंड इट इज कॉल्ड एज
डीएनए प्रोब, एसएसडीएनए मतलब सिंगल डीएनए प्रिपेयर हो गया, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, डीएनए प्रोब बोलते हैं। एंड लेबल्ड विद द रेडियो एक्टिव आइसोटोप, उसको लेबल नाम दिया गया रेडियो एक्टिव आइसोटोप से, ठीक है। तो वो कौन भी बन गया, डीएनए प्रोब, तब हम आ गए, हमारा डीएनए प्रोब बन गया। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है हाइब्रिडाइजेशन। ओके, हाइब्रिडाइजेशन, इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर होता है जो प्रोब डीएनए हमको मिला है 5th नंबर के प्रोसेस के अंदर, वो होता है एडेड टू नाइट्रोसेलुलोज पेपर कंटेनिंग होस्ट डीएनए। अभी हम नाइट्रोसेलुलोज पेपर के ऊपर डालेंगे, ये नाइट्रोसेलुलोज पेपर, ये लेकिन ऐसा पेपर जिसके ऊपर होस्ट का डीएनए है, होस्ट का डीएनए मतलब जिससे हमने उसको कलेक्ट किया है, जिस पर्सन से हमने क्या किया है, डीएनए को कलेक्ट किया है, वो होता है होस्ट। होस्ट का डीएनए का सैंपल पहले है, उसके ऊपर हमने ये डाल दिया। ओके, सो क्या है, प्रोब डीएनए एडेड टू द नाइट्रोसेलुलोज पेपर कंटेनिंग होस्ट डीएनए। ओके, प्रोब डीएनए जो हमको मिला, ये नाइट्रोसेलुलोज पेपर तो यहाँ पे था, है कि नहीं, नाइट्रोसेलुलोज पेपर था कि नहीं, तो नाइट्रोसेलुलोज पेपर के ऊपर हमने प्रोब डीएनए डाल दिया। एंड जो एसएस डीएनए है ये पेयर करेगा विद द प्रोब डीएनए, बिकॉज हमने पता है हमको यहाँ पे सबसे पहले एसएस डीएनए था, ओके, और फिर बाद में जो प्रोब डीएनए था वो दोनों ने क्या किया, एक दूसरे के साथ पेयर किया, एंड एज अ रिजल्ट डीएनए डीएनए हाइब्रिड इज फॉर्म। और रिजल्ट होता है क्या होता है, डीएनए डीएनए हाइब्रिड बनता है। हाइब्रिड हमको पता है कि जिसके अंदर दोनों से मिलकर जो बनता है वो हाइब्रिड होता है। एंड रिमेनिंग एसएस डीएनए जो है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोब इज वॉश अप, एंड रिमेनिंग जो एसएस डीएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वो वॉश कर दिया जाएगा। अभी हम हमारे पास क्या है, डीएनए डीएनए हाइब्रिड बन गया, ये आ गया हमारे पास। और उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, उसकी फोटोग्राफी, जो डीएनए डीएनए हाइब्रिड होगा उसकी फोटोग्राफी होगी, मतलब नाइट्रोसेलुलोज पेपर इज अ फोटोग्राफ ऑन एक्सरे, एक्सरे में उसकी फोटोग्राफी कर दी जाएगी। एंड उस फिल्म, एक्सरे फिल्म बाय, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी, क्या बोलते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी। एंड लास्टली क्या बनेगा हमारा, फिल्म इज एनालिसिस टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ हाइब्रिड डीएनए। तो हाइब्रिड डीएनए फिर बाद में हम एनालाइज करेंगे, डिटरमाइन करेंगे और मैच करके देखेंगे कि क्या जो हमको यहाँ पे मर्डर की जगह पे जो हमको बाल मिला था उसका डीएनए, उसका फिंगरप्रिंटिंग जो है वो हमारे जो हम जिसके ऊपर हमारा शक है उस पर्सन के साथ मैच होता है क्या नहीं होता, उसके जो बॉन्ड्स है वो सरीके है या फिर नहीं है, उसको हम बोलेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने प्रोब डीएनए जो है वो यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके, एंड उस एसएस डीएनए प्रोब डीएनए क्या कर दिया, फिर बाद में हाइब्रिड डीएनए बन गया, और उसके बाद हमको पता चला। और ये बाद में फोटोग्राफी जब एक्सरे ऊपर डालेंगे तो ये फोटोग्राफी ऐसा इमेज हमको मिलेगा, उसके साथ हम देन नेक्स्ट वाले इसको मैच करके देख सकते हैं कि क्या ऐसा ही इसका स्ट्रक्चर है या फिर डिफरेंट बॉन्ड्स है। उसके बाद नेक्स्ट में है एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एप्लीकेशन क्या है, मतलब कहाँ पे इसका यूज होता है। तो देखो, इन फॉरेंसिक साइंस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ रेप एंड सम कॉम्प्लिकेटेड मर्डर केसेस। ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आपको अभी समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ क्लियरली। उसके बाद सेकंड, द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूज टू फाइंड आउट द बायोलॉजिकल फादर और मदर, मतलब कि जो रियल फादर है जो रियल मदर है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम किसी भी चाइल्ड के, ऑफ अ चाइल्ड इन अ केस ऑफ डिस्प्यूटेड पेरेंटेज। ओके, मतलब कि अगर दूसरे ने इसको बचपन में अगर उसको क्या कर लिया, अपने साथ ले लिए, तो फिर बाद में उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। देन क्वेश्चन 3, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूज्ड टू पेडिग्री एनालिसिस इन कैट्स, डॉग्स एंड हॉर्स एंड ह्यूमंस। ओके, सो पेडिग्री के लिए, एनालिसिस के लिए हम भी इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। सो ये ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। सो ये इसके एप्लीकेशन। अभी इसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन, स्टडी ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। The term genome refers to the total genetic constitution of an organism. Second, genome is a complete copy of genetic information, DNA, or one complete set of chromosome, haploid of an organism. तो बताओ इसका आंसर क्या है। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, देखो सबसे पहले ए, सेकंड इज इनकरेक्ट whereas स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, देन बी फर्स्ट इज इनकरेक्ट whereas सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, एंड देन सी बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो इसका आंसर है बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखो पहले में क्या कहा है, द टर्म जीनोम रिफर्स टू द टोटल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और ऑर्गेनिज्म, ये करेक्ट है, उसको हम जीनोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीनोम क्या है, द टोटल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देन जीनोम इज अ कंप्लीट कॉपी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन और वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन की कंप्लीट कॉपी है, इसका भी वही कहना है। या फिर ये क्या है, हेप्लॉइड क्रोमोसोम। ओके, कंप्लीट सेट ऑफ हेप्लॉइड क्रोमोसोम है, कंप्लीट सेट ऑफ हेप्लॉइड क्रोमोसोम, कंप्लीट सेट ऑफ हेप्लॉइड क्रोमोसोम है। अब ये हेप्लॉइड क्यों कहा, ठीक है, तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्रोमोसोम आते हैं कि नहीं, लेकिन ये हेप्लॉइड क्यों कहा, बिकॉज आपको पता है कि हेप्लॉइड होता है हमारा गैमेट। ओके, वो कैसा होता है, हेप्लॉइड होता है, ठीक है, तो इसीलिए हेप्लॉइड के अंदर जो क्रोमोसोम रहेंगे वो रहेगा हमारा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन।
ओके, ध्यान में रखना। देन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2, द टर्म ब्लैंक स्पेस इज द स्टडी ऑफ जीनोम्स थ्रू एनालिसिस सीक्वेंसिंग एंड मैपिंग ऑफ जीन्स अलॉन्ग विद द स्टडी ऑफ देयर फंक्शन। तो ये टर्म को हम क्या बोलेंगे, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, सीक्वेंस करते हैं, मैपिंग जीन्स का और उसका स्टडी करते हैं उसके फंक्शन के साथ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, बताओ इसका। बायोकेमिस्ट्री, जीनोमिक्स, हिस्टोलॉजी एंड एनाटॉमी, तो सीधा सीधा क्या है इसका? जीनोमिक्स है। ओके, क्या है इसका आंसर? जीनोमिक्स है। क्लियरली समझ में आ गया होगा। देन क्वेश्चन नंबर 3, सीधी सीधी डेफिनेशन है। थर्ड, इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कोऑर्डिनेटेड बाय, ये किसने कोऑर्डिनेट किया था? ओके, यूएसडीए, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड बोथ बी एंड सी। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है डी, बोथ बी एंड सी। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये दोनों ने मिलके ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, मतलब कोऑर्डिनेट किया था। देन क्वेश्चन नंबर 4, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन, कब कंप्लीट हुआ था? 2003 के अंदर है, तो सीधा सीधा है, जनरल नॉलेज टाइप। देन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द मेन एम्स ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का मेन एम कौन सा था? पहला, मैपिंग द एंटायर ह्यूमन जीनोम ऑफ लेवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, then the store information collected from the project of database, then to develop the tools techniques for the analysis of data, and 4, transfer of related technologies to the private sector and such as industries, then 5, taking care of legal, ethical and social issues which may arise from projects। ओके, तो ये जो 5 हमको दिए गए हैं, इसका मेन प्रोजेक्ट के क्या है, ये मेन एम्स है। तो इसके अंदर के कितने करेक्ट है, मतलब कौन से कितने, या पांचों है, या फिर फर्स्ट सेकंड 5 है, फर्स्ट थर्ड 5 है, या फिर फर्स्ट 5 है ओनली? ये आंसर आप बताओ इसका। तो इसका आंसर है लास्टली फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5, मतलब सभी इसके क्या है, एम्स है। ओके, जो भी दिए गए हैं वो सभी एम्स है हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एचजीपी के। देन क्वेश्चन नंबर 6, द टेक्निक डेवलप टू आइडेंटिफाई पर्सन विद द हेल्प ऑफ डीएनए रेस्ट्रिक्शन एनालिसिस इज नोन एज। ओके, डीएनए रेस्ट्रिक्शन एनालिसिस से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं पर्सन। ओके, तो उस टेक्निक को हम क्या बोलेंगे? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डीएनए प्रोफाइलिंग। ये दोनों भी होता है सेम, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डीएनए प्रोफाइलिंग, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। तो अभी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, अभी आप कंफ्यूज होंगे कि सर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, नहीं, यहाँ पे दूसरा नाम भी ध्यान में रख लो। यहाँ पे आपको एमएससी सीटी के अंदर ऐसा ही पूछा जाता है, फिर बाद में आपको लगता है कि नहीं करेक्ट तो था, फिर आंसर रॉन्ग कैसे हुआ? नहीं, ऐसा रॉन्ग हुआ बिकॉज आपका नॉलेज कंप्लीट नहीं था। देन क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस जो टेक्निक होती है वो बेस होती है ऑन, किसके ऊपर बेस होती है? सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए, सीक्वेंस ऑफ टीआरएनए, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन डीएनए। तो इसका आंसर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए के अंदर के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसका आइडेंटिफिकेशन के ऊपर ही ये प्रोसेस पूरी डिपेंड होती है। Then question number 8, the short repeating sequence of DNA useful in the DNA fingerprinting are, उसको हम क्या बोलते हैं? VNTRAS, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। यही है इसके पीछे का रीजन। अगर VNTRAS नहीं होते तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ही नहीं होता। ओके, मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मेन अगर पीछे कोई है तो वो है VNTRAS। ओके, देन VNTRAS तो क्या है इसका? अभी मैंने आपका लॉन्ग फॉर्म बता दिया इसका, VNTRAS का वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, तो क्या है? सी है। देन क्वेश्चन नंबर 10, VNTRAS हैज, इसके अंदर कितने बेस पेयर्स होते हैं? ओके, VNTRAS हैज ओके 20 to 100 बेस पेयर्स, यहाँ पे 20 to 100 बेस पेयर होते हैं। तो ये एज इट इज आपको ध्यान में रखना है, VNTRAS के अंदर कितने बेस पेयर्स होते हैं। देन क्वेश्चन है 11, फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डीएनए इज ऑब्टेन फ्रॉम, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए हम डीएनए कहाँ से लेते हैं? टिश्यू सैंपल, ब्लड, हेयर रूट सेल, या ऑल ऑफ दिस? तो आपको पता है ये सभी से लेते हैं, मतलब ऑल ऑफ दिस। देन क्वेश्चन नंबर 12, प्रोसेस यूज्ड फॉर एम्पलीफिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीएनए फॉर फिंगरप्रिंटिंग इज। देखो क्या होता है, मैंने आपको एक प्रोसेस नहीं बताई, अभी हमारी किताब में नहीं है वो, लेकिन आप ध्यान में रखना कि जो डीएनए हमने कट किया है, हमने लिया है सीमन से या फिर ब्लड से, रूट हेयर से, या फिर टिश्यू से, या फिर सेल से, तो जो लिया है उसको उसके नंबर बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? एक प्रोसेस यूज करते हैं, वो होती है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको हम पीसीआर बोलते हैं। ओके, पीसीआर से हम क्या करते हैं? उसका नंबर बढ़ाते हैं। तो ये ध्यान में रखना, उसको ही हम एम्पलीफिकेशन या फिर मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। तो इसका आंसर है ए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, ध्यान में रखना। और ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या होता है कि हम डीएनए को जो है वो आउटसाइड द बॉडी उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना, आउटसाइड द बॉडी। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13,
13 क्या है, डीएनए हैविंग द वेरिएबल लेंथ ऑब्टेन बाय रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन इज नोन एज, ओके। सो डीएनए ने जो लेंथ डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के बनाए हमने डीएनए के कट, उसको हम क्या बोलेंगे, RFLP, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन, ये हमारे स्टेप्स के अंदर हमने देखा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14। 14 क्या है, द फुल फॉर्म ऑफ RFLP क्या है, अभी बताया। सो क्या है इसका, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, सी नंबर का आंसर। देन क्वेश्चन नंबर है 15 क्या कहता है, मूवमेंट ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट इन इलेक्ट्रोफोरेसिस डिपेंड ऑन, मूवमेंट ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर, वो डिपेंड होती है किसके ऊपर, बताओ सर, नंबर ऑफ इंट्रॉन्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ सिस्टोन प्रेजेंट, नंबर ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट, नंबर ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। तो आंसर क्या है इसका, लेंथ ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। तो इसका आंसर क्या है, लेंथ ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट, इसके ऊपर डिपेंड है कि वो कैसी मूवमेंट करेगा, ओके। सो ध्यान में रखना इलेक्ट्रोफोरेसिस के दरमियान। देन क्वेश्चन नंबर है 16, ट्रांसफर ऑफ डीएनए बॉन्ड्स फ्रॉम एग्रीकल्चर जेल टू नाइट्रोसेलुलस और नायलॉन मेम्ब्रेन इज नोन एज, उसको हम क्या बोलेंगे, जब वो ट्रांसफर करेंगे हम डीएनए बॉन्ड्स को एग्रीकल्चर जेल के ऊपर, तो उसको हम बोलेंगे साउदर्न ब्लॉटिंग, ये हमारी स्टेप ही है 4th नंबर की, साउदर्न ब्लॉटिंग। देन क्वेश्चन नंबर है 17, इन साउदर्न ब्लॉटिंग द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए स्टैंड गेट एम्बेडेड इन, किसके अंदर वो एम्बेडेड हो जाता है, उसके अंदर वो डूब जाता है, मतलब उसके अंदर चला जाता है वो, तो होता है हमारा नायलॉन मेम्ब्रेन, जिसको हम नाइट्रोसेलुलोज पेपर बोलते हैं, अभी अभी ऊपर तो देखा है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर है 18, क्वेश्चन नंबर है हमारा 18, क्या कहता है, इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक यूजेस पेपर, सो कौन सा, बी नाइट्रोसेलुलोज पेपर। देन क्वेश्चन नंबर 19, ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड्स ऑफ द फ्रैगमेंट आर फ्लोडेड विथ, हाइब्रिडाइजेशन के दरमियान जो बॉन्ड्स होते हैं वो फ्लोडेड होते हैं किसके साथ, ओके, फ्लोडेड विथ द डीएनए प्रोब, किसके साथ, डीएनए प्रोब, बिकॉज आपको पता है डीएनए प्रोब एंड एसएस डीएनए ये जो एक दूसरे के साथ क्या करता है, मतलब पेयरिंग करते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग डीएनए फ्रैगमेंट द रेडियोएक्टिव प्रोब्स, सबसे पहला क्या दिया गया है, हाइब्रिडाइज विद द डीएनए सैंपल एंड फॉर्म डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, देन डिग्रेड द डीएनए, क्रिएट द पॉजिटिव चार्ज डीएनए एंड प्रोड्यूस कट इन डीएनए सैंपल एट वेरियस साइट। तो इसका आंसर है ए, हाइब्रिडाइज विद द डीएनए सैंपल एंड टू फॉर्म डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, वो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे ये दोनों मिलके, ठीक है, क्या करेंगे, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जिसको हम डीएस डीएनए बोलते हैं, एसएस मतलब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। तो गाइज यहाँ पे हमने क्या देखा, पूरा प्रोसेस पढ़ा हमने, कौन सा, सबसे पहले हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा, उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड जीनोमिक्स पढ़ा, और डिटेल में एक्सप्लेन किया। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा डिटेल में एक्सप्लेन आपको कोई भी करेगा एमएससी सीटी के वीडियोस के अंदर। एक तो टीचर क्या करते हैं, एक तो आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हैं, तब जब आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी होती है तब आप थ्योरी भूल जाते हो, और एक तो क्या करते हैं, कोई थ्योरी की ही प्रैक्टिस लेते हैं, एमसीक्यू लेते नहीं, मतलब कि आप जब थ्योरी करते हो तब आपका एमसीक्यू का प्रैक्टिस नहीं होता उस जगह पे। इसलिए हमने ऐसा वीडियो बनाया जिसके अंदर थ्योरी भी होगा और एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करवा दी जाएगी, जिससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट भी वहां पे क्लियर होगा और उसके बाद वहां पे प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। तो ऐसा वीडियो गाइस हमने बनाया है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, उसके साथ ही साथ अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन के बाजू में ज्वाइन टर्म पे क्लिक करें। पेमेंट हो जाने के बाद आप बन जाएंगे चैनल के स्पेशल मेंबर और आपको मिलेंगे एमएसटी सीईटी से रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स एंड स्ट्रेटजीज वीडियोस। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।